वेलकम स्टूडेंट्स, आपके क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के इस फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको जितने भी हमारे स्टेंजा बच रहे थे उन सबके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इस पोएम के बच रहे थे उन सबके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके कीपिंग क्वाइट ये पोएम है, इसमें आपके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सबसे अच्छी बात है मैंने सेम रखे हैं जो पार्ट 1 में थे, यानी आपको इनको 7 स्टेंजा है, हर एक की अलग अलग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपको अलग जगह मिलेगी, लेकिन अपने पास में उनके हमने केवल एक कॉमन आपके कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस बनाए, यानी अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आपने जो पार्ट 1 में लिखे हैं वही सेम रह जाएंगे। अब स्टेंजा 4 to 7 तक आपको समझना है कैसे हमें स्टेंजा की एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। पैराग्राफ इतना सा ही है, बस मैं जैसे समझाऊं पूरा ध्यान से समझना है। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं लगभग इसमें से आपके 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में से बन रहे हैं। अब आप देख लीजिए इतने से पैराग्राफ में से 15 क्वेश्चंस हैं जिनमें 80 वर्ड्स के प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए आप इतना सा मैटर है लेकिन इसको पूरा ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टेंजा नंबर आपकी ये है 4, यानी 2 से लेकर नथिंग वाली लाइन्स हमने इसमें ली है। और आपको एक और बहुत अच्छी बात है कि जो पार्ट 1 में हमारे एक्सप्लेनेशन थी उसकी आधी एक्सप्लेनेशन इसमें भी काम में आ रही है। आपको मात्र जो लाइंस आई है उससे संबंधित मैटर तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेंजा है, उससे संबंधित मैटर लिखने से ही हमें मार्क्स मिलते हैं, इसलिए 2-4 लाइन उस स्टेंजा की लिखनी है। बाकी पार्ट 1 के जो आपकी एक्सप्लेनेशन थी उसकी बहुत सारी लाइंस को आप इसमें ऐड करके और आप आसानी से एक्सप्लेनेशन कॉमन बना सकते हैं। तो स्टेंजा 4 में हमें सबसे पहले लिखना है, इन दीज लाइन्स द पोइट एडवाइजेस पीपल टू स्टॉप वेजिंग वॉर्स। इन पंक्तियों में कवि लोगों को एडवाइस करता है, सलाह देता है, टू स्टॉप रोकने की, वेजिंग वॉर्स यानी जो वो युद्ध की तैयारियां करते हैं। द पोइट कंडेम्स द पीपल हु प्रिपेयर फॉर वॉर्स। कवि उन लोगों की कंडेम्स करता है, क्रिटिसाइज करता है, भत्सना करता है, आलोचना करता है जो तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर वॉर्स यानी युद्धों की। बिकॉज वॉर में प्रोड्यूस विक्टर्स, क्योंकि युद्ध हो सकता है विजेता का निर्माण करते हों, बट द रिजल्ट ऑफ वॉर इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन फॉर बोथ द विक्टर एंड द डिफीटेड। लेकिन जो रिजल्ट होता है वॉर का, युद्ध का, वो मृत्यु और डिस्ट्रक्शन यानी सर्वनाश होता है, फॉर बोथ दोनों के लिए, द विक्टर विजेता के लिए, एंड द डिफीटेड यानी कि जो परास्त होता है, पराजित होता है, उसके लिए भी। द पोइट आस्क्स पीपल टू पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक टुगेदर विद देयर ब्रदर्स अंडर शेडी ट्रीज टू ब्रिंग देम क्लोजर। कवि लोगों से कहता है कि वो स्वच्छ वस्त्र पहने और वॉक टुगेदर, साथ साथ चलें, विद देयर ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, अंडर शेडी ट्रीज छायादार वृक्षों के नीचे, टू ब्रिंग देम क्लोजर वो उन्हें नजदीक लाना चाहता है। ही फील्स वो महसूस करता है, पीस एंड ब्रदरहुड शांति और भाईचारा आर इसेंशियल फॉर मैनकाइंड मानवता के लिए शांति और भाईचारा इसेंशियल यानी अति महत्वपूर्ण है। स्टेंजा 4 की आपकी एक्सप्लेनेशन है। अब ये लिखने के बाद में आपको प्लस करनी है अकॉर्डिंग टू द पोइट से लेकर राइट डायरेक्शन तक, यानी पार्ट 1 की आपको यहाँ पर प्लस कर देनी है। ये वाली एक्सप्लेनेशन विशेष ध्यान दें, अकॉर्डिंग से लेकर राइट डायरेक्शन तक की आपको इसमें प्लस करनी है मैनकाइंड के बाद। अब स्टेंजा 5 में आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में वही हमें एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में लिखना है, द पोइट हियर क्लैरिफाइज दैट ही डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। यहां पर कवि क्लैरिफाई यानी कि स्पष्ट करता है कि वो एडवोकेट यानी समर्थन नहीं करता है
टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्ण निष्क्रियता की, वो जो पूर्ण निष्क्रियता है कि काम ही ना करे, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, एंड डेथ मृत्यु, उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। ही इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी, वो पूर्ण निष्क्रियता के, पूरी निष्क्रियता के खिलाफ है। बिकॉज इट मीन्स डेथ एंड ही बिलीव्स इन लाइफ, क्योंकि जो पूर्ण निष्क्रियता है, जो पूर्ण निष्क्रियता है वो क्या है, मृत्यु के समान है, और वह तो जीवन में विश्वास करता है। ही जस्ट वॉन्ट्स अस टू कीप अवे फ्रॉम द बोरिंग लाइफ, वो चाहता है कि हम इस उबाऊ जीवन से दूर रहें, उबाऊ जीवन से दूर रहें। यह आपकी स्टेंजा 5 की एक्सप्लेनेशन है। स्टेंजा 6 ये इफ यू वर्ड से लेकर विद्या तक। द पोइट हियर सेज दैट वी आर सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग इन द वांट ऑफ मोर वेल्थ एंड कंफर्ट्स। कवि यहाँ कहता है कि हम सब सिंगल माइंडेड हैं, एक ही लक्ष्य हमने बना रखा है कि हमारे जीवन को हम चलाते रहें। इन द वांट ऑफ, चाह में, इसी चाह में, मोर वेल्थ, और धन आ जाए, एंड कंफर्ट्स, और ऐशो आराम की हम चीजें खरीद लें, और इसीलिए हम सब सिंगल माइंडेड, हर व्यक्ति सिंगल माइंडेड है, एक ही लक्ष्य बना रखा है उसने अपनी जिंदगी को चलाए रखने का। वी थिंक दैट लाइफ इज अ रेस टू बी रन एंड वॉन। हम सब सोचते हैं, सभी लोग, कि जिंदगी तो एक दौड़ है और इसको दौड़ना है और इसमें जीतना है। एज अ रिजल्ट वी फेल टू अंडरस्टैंड द रियल एम ऑफ लाइफ। परिणाम स्वरूप हम जो वास्तविक लक्ष्य है जीवन का, उसे ही अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। द सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और अपने आप को नहीं समझने की वजह से ही ये उदासी हमारे ऊपर छा जाती है। ये आपकी स्टेंजा 6 की एक्सप्लेनेशन है। इन सब के बाद ये जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं, इनके बाद आपको प्लस लगाकर ये अकॉर्डिंग टू द पोइट वाली जो आपके पार्ट 1 की जो आपके एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर लिख देना है, यानी कि इसे नहीं भूलना है। यही इसमें प्लस होगी, तभी एक्सप्लेनेशन का हमारी जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट होगी। और यहाँ पर आवरसेल्व्स के बाद में भी आपको क्या करना है, वही अकॉर्डिंग वाली आपकी जो एक्सप्लेनेशन है पार्ट 1 की, उसको आपको यहाँ पर कंप्लीट लिखना है डायरेक्शन तक, ताकि आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो और आपको अलग से इन्हें याद करने की जरूरत ना हो। इसके बाद में स्टेंजा 7 में हम आ गए, परेप से लेकर विल गो तक है। इसकी लाइन्स हम देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। द पोइट सेज दैट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ। कवि कहता है कि हम पृथ्वी से भी एक सीख ले सकते हैं। इन ऑटम, पतझड़ में, एवरीथिंग इन नेचर सीम्स डेड। प्रकृति में हर चीज, पतझड़ का जब मौसम आता है, मृत नजर आती है। बट इज फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग, लेकिन बसंत ऋतु में वो वापस जीवन से भर जाती है। इन द सेम वे, उसी तरीके से फिर हमें क्या करना है, इन द सेम वे लिखकर वापस अकॉर्डिंग से लेकर राइट डायरेक्शन वाली फर्स्ट पार्ट की व्याख्या यहाँ लिख देनी है। बस ये ध्यान रखें, जब आप इन द सेम वे वाले में लिख रहे हैं, इस वाले में तो विशेष ध्यान दें, अकॉर्डिंग का ए, अकॉर्डिंग प्लस का निशान लगा रखा है, अकॉर्डिंग का ये आप स्मॉल लिखें, क्योंकि ये फुल स्टॉप में के बाद शुरू नहीं है, बल्कि इन द सेम वे से है। यहाँ ए आप स्मॉल ही लिखे, पूरा का पूरा वो लिख दें। अब आइए हम देख लेते हैं इसमें 15 क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, इतने से पैराग्राफ में से हम उनका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हमारे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट द पीपल टू डू इंस्टीड ऑफ फाइटिंग वॉर्स। कवि लोगों से युद्ध लड़ने के बजाय क्या करने के लिए चाहता है कि वो क्या करें। आंसर लिखना है द पोइट एडवाइजेस से लेकर वेजिंग वॉर्स तक, और इसमें आपको ये द पोइट एडवाइजेस से लेकर वेजिंग वॉर्स तक लाइन लिखनी है। उसके बाद में द पोइट आस्क से लेकर मैनकाइंड तक लिखनी है, यानी द पोइट आस्क से लेकर और मैनकाइंड तक वाली लाइन आपको इस फर्स्ट स्टेंजा में आपको मिल जाएगी आज की, यानी स्टेंजा नंबर 4 है, लेकिन आज का आपका जो पहला हमने स्टेंजा जो एक्सप्लेनेशन ली है फर्स्ट वाली, इसमें मिल जाएगी मैनकाइंड तक आज की में। आगे बढ़ते हैं। Why does the poet ask people to walk together with their brothers under shady trees? कवि
क्यों कहता है लोगों से कि वो उनके भाइयों के साथ छायादार वृक्षों में घूमे, और इसका आंसर भी आपके सेम है जैसा हमने पहले का लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट से अबाउट वॉर्स एंड विक्ट्री? कवि युद्ध और विजेता और जीत के बारे में क्या कहता है? तो इसका आंसर आपको द पोइट कंडेम से लिखना है, यहां से लिखना है, और ये आंसर आपको लिखना है मेन काइंड तक। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? डज द पोइट फेवर टोटल इनएक्टिविटी? फोर्थ का हिंदी अनुवाद है, क्या कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु के बारे में एडवोकेट करता है, उसका समर्थन करता है? पांचवा भी वैसा ही है, क्या कवि टोटल इनएक्टिव यानी पूर्ण निष्क्रियता का फेवर करता है, समर्थन करता है? वाई, क्यों? और क्वेश्चन नंबर 6, why is the poet against total inactivity? क्वेश्चन नंबर 6 भी है, कवि संपूर्ण निष्क्रियता के खिलाफ क्यों है? और आपको आंसर अलग से रटने की जरूरत नहीं है, व्याख्या में से हमने ले लिया द पोइट क्लेरिफाइज से लेकर और आपको लिखना है बोरिंग लाइफ तक, यहां तक लिखना है। आप ध्यान दें, यहां तक बोरिंग लाइफ तक आपको पूरा का पूरा ये लिखना है, बस इसमें हियर नहीं लिखना है, क्वेश्चन के आंसर में, व्याख्या में लिखना है, क्वेश्चन के आंसर में हियर नहीं लिखना है। मैंने आपको लिख के बताया इसमें हियर नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द पोइट कॉल पीपल सिंगल माइंडेड? लोगों को कवि एक ही जैसा लक्ष्य या सोच वाला क्यों बताता है? 80 वर्ड्स में, लॉन्ग आंसर टाइप में, और इसी के जैसा है व्हाट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट? हम किस बात में सब एक जैसे हैं? व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? ये भी 80 वर्ड्स का है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जो आपको सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। द पोइट सेज डेट पीपल या वी, क्योंकि 7 में पीपल दिया हुआ है तो हमें पीपल लिखना है, और 8 में वी दिया हुआ है तो पीपल ना लिखकर आपको वहां वी लिखना है, आर से लेकर आवर सेज तक लिखना है। आप यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर द पोइट सेज देख लीजिए आप, डेट वी, अब वी की जगह अगर 8 में आपके वी है तो आप वी लिखें, और 7 में आपके पीपल है तो इस जगह पीपल लिखे, बाकी वैसा का वैसा लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, और डायरेक्शन तक आपको पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख देना है लॉन्ग आंसर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सैडनेस? उदासी क्या है? डेट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम, जिसका कवि जिक्र करता है कविता के अंदर। तो आपको क्या करना है, द पोइट से लेकर ये लिखना है, और ये आपको आवर सेल्स तक लिखना है। हियर इसमें भी नहीं लिखना है, द पोइट से लेकर आवर सेल्स तक लिखना है, पर इसमें शॉर्ट आंसर टाइप होने की वजह से अकॉर्डिंग से लेकर डायरेक्शन वाली लाइन नहीं लिखनी है, बस आवर सेल्स तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर सैडनेस अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार हमारी उदासी का क्या कारण है? और इसी का अथवा है व्हाट इज रॉन्ग विद अस अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार हमारे अंदर कहाँ गड़बड़ी है? और इसका आंसर भी आपको सेम लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस? कवि प्रकृति से कौन सा प्रतीक उद्धृत करता है ये बताने के लिए कि जब सामने आपको स्टिलनेस यानी पूरी शांति दिख रही है उसके बाद भी जीवन हो सकता है। और इसी का अथवा है व्हाट कैन अर्थ टीच अस? पृथ्वी में क्या सिखाती है? इसका आंसर हमें लिखना है द पोइट सेज डेट वी कैन लर्न, द पोइट सेज डेट वी कैन लर्न। यहां पर देखिए आप, द पोइट सेज डेट वी कैन लर्न, और यहां से लेकर आपको लिखना है ये राइट डायरेक्शन तक पूरा। विशेष ध्यान दें, द पोइट सेज डेट वी कैन लर्न, यहां से लेकर और राइट डायरेक्शन तक, यानी कि पूरा का पूरा यहां तक लिखना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट की आपकी व्याख्या हो जो हमने बताई आपको वो भी आ गई, यहां तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, Which activities will come to a stand once we keep still and do not speak? What will be the effect of this? 80 words का है।
कौन कौन सी एक्टिविटीज गतिविधियां ठहर जाएंगी, जब हम शांत हो जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। 80 वर्ड्स का है और इसके जैसा है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, कि आप समरी लिखे, सारांश लिखे। तो आपको इसका आंसर ध्यान से समझना है। पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन में से आपको कीपिंग स्टिल से लेकर एक्सपीरियंस तक लाइन लिखनी है। पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कीपिंग स्टिल से लेकर एक्सपीरियंस तक की लाइंस लिखनी है। उसके बाद में द फिशरमैन से लेकर पार्ट 1 में ही आपको देम सेल्स तक की पूरी लाइंस लिखनी है। उसी पार्ट में से पार्ट 1 में से द फिशरमैन से लेकर देम सेल्स तक की पूरी लाइंस लिखनी है, द फिशरमैन से देम सेल्स तक। बस बीच में आपको टू स्टॉप आएगा, उस टू को हटाकर विल लिख देना है। उन लाइंस में आपको टू स्टॉप नजर आएगा, उसमें टू हटाकर विल लिख देना है इस वाले आंसर में। और फिर आपको क्या करना है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से आपको द पीपल हु प्रिपेयर फॉर वॉर विल पुट ऑन, अब ये पुट ऑन आपको यहां पर मिलेगा, ये पुट ऑन आपको मिलेगा यहां पर, ये रहा पुट ऑन जो हमने लिखा। द पीपल हु प्रिपेयर फॉर वॉर विल अपनी तरफ से लिखा, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ से लेकर आपको लिखना है, और ये लिखना है आपको ट्रीज तक, और ये ट्रीज तक यहां तक लिखना है, यहां तक लिख देना है। विशेष ध्यान दें, विल पुट ऑन से लेकर ट्रीज तक लिख देना है। इसमें आपके ये 80 वर्ड्स के आंसर्स भी कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में आपकी अगली पोएम की एक्सप्लेनेशन और उसकी आपकी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स सभी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।